सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल या तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं। उसमें थर्ड चैप्टर पे थे हम, जिसमें मतलब जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन होता है वो इस चैप्टर में हम देखते हैं। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजंस रेशियो जैसी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसी चीज को कैसे अप्लाई करना है इस प्रॉब्लम के थ्रू हम देखते हैं। क्या बोल रहा है वो, फ्रिक्शन पैड ए इज यूज टू सपोर्ट द मेंबर। ये जो फ्रिक्शन पैड है वो इस मेंबर को सपोर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम, विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स ऑफ 2 किलो न्यूटन। तो ये जो पी की वैल्यू है वो 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, द पैड इज मेड फ्रॉम द मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू 4 मेगा पास्कल। ठीक है, देख लो स्टील का कितना होता है। स्टील का होता है भाई 200 गीगा पास्कल के आसपास होता है शायद। ठीक है, तो स्टील के और रबर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में डिफरेंस आप देख सकते हो, जमीन आसमान का है। एंड पॉइजंस रेशियो क्या है इसका? पॉइजंस रेशियो है 0.4। ये भी काफी ज्यादा है। इफ फर्स्ट स्लिपिंग डज नॉट ऑकर, मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डिटरमाइन करना है हमें नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेन्स इन द पैड। तो पैड में नॉर्मल और शियर स्ट्रेन कितनी आएगी वो बताना है हमें। ये जो विड्थ है, विड्थ मतलब इस डायरेक्शन में जो डायमेंशन है, ये पैड जो है ना सामने से ऐसा दिख रहा है, पीछे की तरफ ऐसा एक्सटेंड हो रहा होगा। ठीक है, सेम चीज। तो ये डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो कितना है मेरा? 50 mm है। ठीक है, ऊपर की तरफ बना लेते हैं ताकि बाद में ना ये काम आएगा हमें। सो दिस इज योर ए, दिस इज 100। ठीक है, mm, दिस इज 25 mm दे हैव गिवन, 25 mm। और पीछे वाला डायमेंशन कितना है बोल रहा है? पीछे वाला डायमेंशन दे रखा है उन्होंने हमारा, कितना बोला है भाई? 50 mm। इट इज 50 mm। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देख लो कि हमें क्या क्या एज्यूम करना है। मटेरियल मटेरियल लीनियरली इलास्टिक है। लीनियरली इलास्टिक है मतलब हुक्स लॉ वैलिड होगा। दूसरा हमें क्या क्या निगलेक्ट करना है? इफेक्ट ऑफ मूवमेंट एक्टिंग ऑन द पैड। मतलब पैड पर कोई भी मूवमेंट एक्ट नहीं कर रहा है, ये हमें निगलेक्ट करना है, क्योंकि फोर्स एक टाइप से बीच में लगेगा ना ऐसे। तो वो जो टेंजेंशियल वाला फोर्स है उसके वजह से सिर्फ वो क्या कर रहा है? ग्लाइड कर रहा है। और जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वजह से सिर्फ वो कंप्रेस हो रहा है, बाकी मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। क्योंकि गैप काफी कम है इसलिए मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, ये हमें एज्यूम करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। अगर ये पी को, मतलब ये जो बॉडी है इसको रिलीज कर दूंगा, इस पिन पिन की सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम में देखता हूँ, या तो बॉडी की भी अलग से देख लेंगे। ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये हमारी बॉडी होगी इधर ऊपर इस टाइप से। तो ये पी यहाँ पे इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, इसके कंपोनेंट जो हो जाएंगे पी के, ये डाउनवर्ड साइड है, तो इसके कंपोनेंट इस टाइप से आएंगे इस पिन पर। ठीक है, ऐसे और इस टाइप से आएंगे, क्योंकि पी हमारा ऐसे लग रहा है। ठीक है, येलो कलर से बना लेते हैं तो थोड़ा सा ना क्लियरली दिखेगा ये। सपोज यहाँ पी लग रहा है ऐसे, तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट तो इस टाइप का आ जाएगा इस फोर्स का। ठीक है, और नॉर्मल कंपोनेंट इस टाइप का आ जाएगा। ये अगर पी है मेरा, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा पी कॉस 60, और ये मेरा हो जाएगा पी साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो लग रहा है पिन पे। ठीक है, तो सेम चीज अगर मैं ब्लॉक पर देखूं, तो ब्लॉक पर क्या चीज हो जाएगी? ब्लॉक पर हो जाएगा इस टाइप से लगेगा, या तो ये उल्टा बोल दिया मैंने। ये रॉड पर इस टाइप से लग रहा है, तो पिन पर ये ऐसे उल्टे टाइप से लगेगा। ठीक है, तो ये वाला फोर्स होगा इस टाइप से, और ये वाला फोर्स होगा इस टाइप से। ठीक है, पी कॉस 60, पी साइन 60। और जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस पर ये जो पैड है इस पर कैसे फोर्स आएगा? ये उल्टा आएगा। ठीक है, कि नट के वजह से इस पर फोर्स आ रहा है इस टाइप से, जो कि होगा पी साइन 60, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहना है।
एंड ये वाला हो जाएगा इस डायरेक्शन में P cos 60। ठीक है, तो एक तो आ गया नॉर्मल फोर्स, तो उसकी वजह से आ जाएगी एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस जो कि हो जाएगा P sin 60, मतलब P √3/2 एवरेज नॉर्मल फोर्स। और किस एरिया पर एक्ट कर रही है, ये कर रही है इस ऊपर वाले एरिया पर एक्ट। ठीक है, 50 × 100 वाले, तो इट इज 50 × 100। सेम एवरेज शियर स्ट्रेस कितनी आ जाएगी, एवरेज शियर स्ट्रेस आ जाएगी, एवरेज शियर फोर्स मतलब P cos 60 विच इज P/, और एरिया कौन सा है जहां पर शियर हो रहा है, एरिया अपना सेम ऊपर वाला एरिया है विच इज 50 × 100। ठीक है, तो ये तो आ गया भाई आपका एवरेज नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। अब एक बार आपका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस आ गया, तो उसके बाद क्या निकालना है हमें, स्ट्रेन्स निकालनी है। ठीक है, तो स्ट्रेन के लिए क्या आ जाएगा, सेम उन्होंने बोला है कि ये मटेरियल हमारा लीनियरली इलास्टिक है, तो जब लीनियरली इलास्टिक है तो उस केस में मेरा ई लॉन्गिट्यूडनल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा एवरेज बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगी मेरी, एवरेज वाली स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं सिग्मा एवरेज की जो यहाँ से आएगी। ठीक है, सपोज कुछ आ रही है वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद, और ई मेरे पास दे रखा है 4 मेगा पास्कल, तो इनकी वैल्यू रख दूंगा तो मेरा एवरेज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। सेम मेरे को म्यू निकालना है अगर, तो वो क्या है माइनस ई लैटरल अपॉन ई लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल तो मैं निकाल चुका हूं, तो लैटरल स्ट्रेन क्या आएगी, लैटरल स्ट्रेन मेरी आ जाएगी माइनस म्यू टाइम्स ई लॉन्गिट्यूडनल, हाँ ई लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इस टाइप से लैटरल स्ट्रेन आएगी, मतलब लैटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लैटरल डायरेक्शन में मेरा कंप्रेशन, लैटरल डायरेक्शन में मेरा सॉरी, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रही है ना, तो ये जो 25 mm वाला साइड है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये वाले डायरेक्शन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो इस केस में जो लैटरल डायरेक्शन है मेरा, ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, और ये वाला जो डायरेक्शन है वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, क्योंकि उस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। क्लियर है, तो यहां से मेरा आ गया लैटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने नॉर्मल स्ट्रेन निकाल ली दोनों, लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर फोर्स हमारी कुछ शियर फोर्स इस टाइप की लग रही थी। ठीक है, तो ये इस टाइप का कुछ डेविएट करने का ट्राई करेगी इसको, और थोड़ा सा बड़ा बना लूं मैं इसको, तो आफ्टर डिफॉर्मेशन शियर फोर्स की वजह से ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो एंगल होता है इसको हम गामा बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये मेरा 25 है, और ये जो डेल्टा है वो शियर स्ट्रेन की वजह से डिफॉर्मेशन है। ठीक है, तो डेल्टा उन्होंने निकालने नहीं बोला है, बट अगर सिर्फ गैमा निकालना है तो गैमा निकालना तो सिंपल है। कैसे, गैमा हम निकाल सकते हैं हुक्स लॉ से, कि टाउ एवरेज शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू जी टाइम्स गैमा। ठीक है, तो गैमा कैसे आ जाएगा, गैमा आ जाएगा टाउ एवरेज डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो टाउ एवरेज डिवाइड बाय जी में टाउ एवरेज तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जी कैसे निकालेंगे, जी हमारे पास दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें ई पता है और म्यू पता है। तो हमने देखा था एक वीडियो में कि अगर हमें ई पता है और म्यू पता है तो ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। अगर ये वाला रिलेशन हम यूज करते हैं तो यहाँ से जी इजीली निकल जाएगा, जो कि होता है ई अपॉन 2 × 1 + म्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा जी विच इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो वंस वी हैव जी वी कैन कैलकुलेट शियर स्ट्रेन ऑल्सो, और शियर स्ट्रेन भी हमें पता चल गया, मतलब गामा पता चल गया, तो हम डेल्टा भी निकाल सकते हैं। डेल्टा कैसे निकलेगा, डेल्टा अपॉन 25, क्योंकि ये डायमेंशन 25 है, इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा गामा के बराबर। वैसे तो टैन गामा होगा, लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए टैन गामा और गामा दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, शियर सॉरी, जो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ऊपर वाला साइड वो मैं निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार वापस मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या करना था। सबसे पहली बात तो ये जो फोर्स लग रही थी इसको ट्रांसफर करना था हमें इस पे, जो नीचे रबर वाला ब्लॉक था उस पे ट्रांसफर करना था। उस पे ट्रांसफर करने के बाद
हमें ये देखना था कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किस एरिया पे लग रही है और शियर फोर्स जो है वो किस एरिया पे लग रही है। दोनों जिस एरिया पे लग रही है उसके हिसाब से हमें फिर क्या करना था, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी थी, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी थी, एवरेज शियर स्ट्रेस निकालनी थी, ठीक है। तो एक बार हमने एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकाल ली, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हुक्स लॉ लगाएंगे। तो उसके हेल्प से जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो हम हुक्स लॉ के हिसाब से निकाल लेंगे। फिर पॉइजंस रेशियो उन्होंने हमें दे रखा है, पॉइजंस रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालेंगे। यहाँ पर आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो नेगेटिव आएगी और लैटरल स्ट्रेन जो है वो पॉजिटिव आएगी। आप सॉल्व करके देखेंगे आखिरी में तो पता चलेगा आपको। देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल लिया, लैटरल स्ट्रेन निकाल लिया। अब बचा क्या चीज, हमें बोला है वो शियर स्ट्रेन भी निकालना है। अब लीनियरली इलास्टिक बिहेव कर रहा है, मतलब जो हुक्स लॉ है वो शियर स्ट्रेन के लिए भी, शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। मतलब शियर स्ट्रेस क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी शियर स्ट्रेन के। अब जब शियर स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और हमने देखा था एक और वीडियो में कि, मतलब मैंने ही पढ़ाया जिसमें मैंने बताया था कि ई म्यू और जी, मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजंस रेशियो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपस में रिलेटेड है बाय द रिलेशन ई इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू, ठीक है। तो ये वाला मैंने बताया भी था कि हम स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें ये कैसे डिराइव होता है वो देखेंगे, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट लेंदी है, टाइम लगता है थोड़ा सा, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री की रिलेटेड डेरिवेशन है तो टाइम लगता है इस चीज में। तो जब वो चैप्टर करेंगे तभी ये चीज देखेंगे। तो ये वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है। तो दो प्रॉपर्टीज मेरे पास पता है, ई और म्यू, तो वहां से मैंने जी निकाल लिया। देन जी निकालने के बाद मैंने क्या कर दिया, हुक्स लॉ में पुट कर दिया, तो वहां से मेरी क्या निकल गई, शियर स्ट्रेन निकल गई। तो वंस वी हैव शियर स्ट्रेन वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट हाउ मच द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ऑन इट्स टॉप सरफेस, क्योंकि बॉटम पे तो नहीं हो सकता, बॉटम पे फिक्स्ड है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी विल कैलकुलेट द टॉप सरफेस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बाय यूजिंग द शियर स्ट्रेन दैट वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग हुक्स लॉ, ठीक है। So in this way we can use all the three material properties which we have calculated using experiment to solve this problem and similar problem like this. So important concept for solving this video, first is you have to uh, draw the free body diagram, okay. So after drawing free body diagram you have to calculate the normal average normal stresses, and after that you have to use the material relation, so which relates stress with the strain, ठीक है। तो सारी चीजें देखो फ्लो में जा रही है। पहले हमने इंटरनल लोडिंग निकालना सीखा था, इंटरनल लोडिंग के बाद हमने स्ट्रेसेस की बात करी थी, स्ट्रेसेस के बाद हमने स्ट्रेन की बात करी थी, अब स्ट्रेन के बाद हम दोनों के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा कुछ लाइन में जा रहा है, तो ऐसी ही सीक्वेंस फॉलो करना है ताकि आपको सब्जेक्ट थोड़ा ढंग से समझ में आए। सो आई होप क्लियर है आपको सारी चीजें, मैंने बार बार रिपीट कर दिया इस वीडियो में, तो काफी बड़ा भी हो गया ये। एंड ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।